Yes, we are going to revise accounting standard 2 valuation of inventory. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. सो सबसे पहले मतलब आना चाहिए इन्वेंट्री का मीन क्या होता है, उसके बाद वैल्यू तो कर लेंगे. तो इन्वेंट्री मीन्स एसेट्स. लो बेटा बहुत नई बात आ गई, इन्वेंट्री मीन्स एसेट्स. एसेट्स होती है हेल्ड फॉर, पर वो हमने एसेट्स तो मशीन्स भी होती हैं, ठीक है, एसेट्स तो डेटर भी होते हैं. हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसे आपने बेचने के लिए रख रखा है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. सपोज मैंने कोई फर्नीचर खराब हो गया और उसको बेचने के लिए रख दिया, जो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था उसको सेल करने के लिए रख दिया, ठीक है, क्या वो इन्वेंट्री बन जाएगा? नहीं, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड, जो आप डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं. या हेल्ड फॉर इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में पड़ा है और आज 31 मार्च आ गई, जिसके आप WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस. या फिर हेल्ड फॉर कंजम्पशन, जिसे आपने कंज्यूम करने के लिए रख रखा है इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. तो हमारे पास जैसे बैटरीज वगैरह का बहुत सारा स्टॉक रहता है, 101 बैटरीज रहती है, अलग अलग लेक्चर्स पे अलग अलग बैटरीज बार बार चेंज करनी पड़ती है, तो वो इन्वेंट्रीज है, हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है. या फिर रॉ मटेरियल वगैरह जो हो गया वो आपका इन्वेंट्री है. तो शॉर्ट में बोला जाए तो इन्वेंट्री मीन्स रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है. 2 आइटम और आपने पढ़ रखे हैं वैसे, लूज टूल्स वगैरह होते हैं या स्टोर्स एंड स्पेयर्स के जो होते हैं, वो भी इन्वेंट्री का, क्योंकि वही कंजम्पशन वाले कैटेगरी में चल जाते हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं आपकी प्रोडक्शन प्रक्रिया में, ठीक है. इन्वेंट्रीज इंक्लूड मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, जो कि लूज टूल्स वगैरह आ गए, बट इट डज नॉट इंक्लूड मशीनरी, स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जो कि डेफिनेशन मीट आउट करेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की. तो ऐसे सर्विसिंग इक्विपमेंट, ऐसे स्पेयर इक्विपमेंट्स, ठीक है, ऐसे स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो कि PPE की डेफिनेशन को फुलफिल कर लेंगे. PPE की डेफिनेशन हुआ करती थी जो टेंजिबल आइटम्स होंगे जिनका एक्सपेक्टेड यूज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो वो PPE में चले जाएंगे. इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एज फॉलोज. नाउ साहब हमने पता कर लिया कि इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे करनी? तो इन्वेंट्री की वैल्यू करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए एक अलग रूल है और फिनिश गुड्स WIP के लिए एक ही रूल है, ठीक है. तो फिनिश गुड्स और WIP अगर है तो उनकी वैल्यू होगी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. ज़्यादा चर्चा करने लायक नहीं है, आपको बिल्कुल पता है कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे वैल्यू की जाती है, ठीक है. और अगर रॉ मटेरियल की वैल्यू करनी है आपको तो रॉ मटेरियल वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट ओनली, फुल स्टॉप. सर एक एक्सेप्शन तो है रॉ मटेरियल में, बिल्कुल बेटा एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज रॉ मटेरियल किस पर ही वैल्यू होगा? एट कॉस्ट प्राइस ओनली. उसमें कोई NRV का झंझट नहीं कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, क्योंकि रॉ मटेरियल की NRV हो नहीं सकती बेटा. रॉ मटेरियल को हम रीसेल करने के लिए नहीं लाए कि हम कह रहे हैं कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी. फिनिश गुड्स को ऑब्वियस है हम रीसेल करेंगे या सेल करने वाले हैं, ठीक है. WIP को भी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करने वाले हैं, बट अगर रॉ मटेरियल रॉ स्टेज में पड़ा है तो बेटा उसको सेल तो हमें करना नहीं है, ठीक है. हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम उसको सेल कर पाएँ, ठीक है. तो हम रॉ मटेरियल को कहते हैं कि आपकी वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे होगी. लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर उस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स जब भी बनेगा और जब भी बिकेगा और अगर वो कॉस्ट में भी ना बिक पाए, कॉस्ट प्राइस से बिलो बिकेगा, कॉस्ट प्राइस से नीचे बिकेगा, तो इन सच केसेस रॉ मटेरियल की वैल्यू आपको करनी है कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर पे करनी है, ठीक है ना. यहां पर भी ब्लाइंड रूल नहीं कि रिप्लेसमेंट प्राइस पे कर दो, उस केस में भी कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करनी है आपको, ठीक है. नाउ आपने कहा हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे या NRV पे वैल्यू करेंगे फिनिश गुड्स या WIP को. आपने कहा हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करेंगे या कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू करेंगे, विच एवर इज लोअर होगा. मुद्दा बनता है सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? क्या मतलब है कॉस्ट का? सो साहब कॉस्ट कैन बी, 3 तरह की कॉस्ट हमारे को बताई गई है, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल प्राइस माइनस GP बेसिस कॉस्ट.
एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए बेटा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास सम्स हैं इंस्टीट्यूट के। एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसमें वही आपका मटेरियल जोड़ा जाता है, वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह जोड़े जाएंगे, लेबर जोड़ा जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड जोड़ा जाएगा, इवन फिक्स्ड ओवरहेड को अब्जॉर्ब कराया जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज मटीरियल कॉस्ट, जो कि मैंने आपको अभी बोला, प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो बेटा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के वही 3 एलिमेंट है कि उसमें लेबर कॉस्ट लग जाती है एक्चुअल बेसिस पे, उसमें वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लगते हैं ऑन एक्चुअल बेसिस पे, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे आपके रिकवरी बेसिस पे। एक तरह से उसको अब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके लिए आपको एक ओवरहेड रिकवरी रेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और ओवरहेड रिकवरी रेट मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी स्टॉक में पड़ी है, तो आपके फिक्स्ड ओवरहेड उनसे रिलेटेड कितने हैं, तो आपको ओवरहेड रिकवरी रेट आनी चाहिए पर यूनिट कितना ओवरहेड मुझे चार्ज करना है फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, उसको कैसे निकाला जाता है, तो जितने भी आपके टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हैं साल के, उसको डिवाइड करा देंगे, या एक पर्टिकुलर पीरियड के उसको डिवाइड करा देंगे, डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट होने वाला था, एक्चुअल प्रोडक्शन केवल 90,000 यूनिट हुआ, तो इन दैट केस 1 लाख से ही डिवाइड होगा, और एक्चुअल प्रोडक्शन 1,90,000 यूनिट हो गया तो 190 से डिवाइड होगा, और आपकी रेट पर यूनिट निकल जाएगी जो आपको चार्ज करनी है हर यूनिट से। ठीक है, कुछ कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कराया जाता है। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्चुअल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल स्टोरेज कॉस्ट। बेटा इन्वेंट्री बनने के बाद स्टोर हाउस में पड़ी है, स्टोरेज पे कॉस्ट लग रही है, क्या वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी? इन्वेंट्री का बार बार नहीं बनेगी बेटा, अनलेस डेट स्टोरेज इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर वो स्टोरेज नेसेसरी पार्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस का, तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट, अनलेस डेट वॉज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जो कि क्वालिफाइंग एसेट को कैपिटलाइज करने की बात करते हैं। तो अगर आपकी इन्वेंट्री कोई क्वालिफाइंग एसेट टाइप की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, तो इस केस में आपको इन्वेंट्री में इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने की इजाज़त है, इंटरेस्ट को कॉस्ट एलिमेंट बनाने की इजाज़त है। अदरवाइज आपको उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बोरोइंग कॉस्ट अनलेस कवर्ड बाय AS 16, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दैट स्टोरेज इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर यूं कहूँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या फिर कोई अब नॉर्मल लॉसेज हैं या रिसर्च एक्सपेंसेस है। रिसर्च एक्सपेंस तो मैंने AS 26 में ही बता दिए थे, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते, PL से राइट ऑफ होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बेटा हमने आपको बताया था कि जॉइंट प्रोडक्ट जब बनते हैं तो आपको उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो एक स्टेज पे जाके अपने प्रकृति चेंज कर लेते हैं, फिर वहाँ पर वो बाइफरगेट हो जाते हैं, जहाँ हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये हमारा जॉइंट प्रोडक्ट नंबर 1 है और ये हमारा जॉइंट प्रोडक्ट नंबर 2 है, बट वो एक स्टेज के बाद ही होता है। ठीक है, तो उस स्टेज तक जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, तब तक की जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है, बताएं उस कॉस्ट को, अभी तक की जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है आइडेंटिफिकेशन होने से पहले तक की, बताएं उस कॉस्ट को हम 2 पार्ट में कैसे बांट पाएंगे। ठीक है, तो कितनी कितनी JP1 बोल तो जॉइंट प्रोडक्ट 1 और JP2 जॉइंट प्रोडक्ट 2 या JP3 जॉइंट प्रोडक्ट 3 पे एलोकेट कराएं। तो बेटा आपकी जो भी टोटल कॉस्ट यहाँ तक लगी है, उसको आपको मान रहा हूँ 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के सेल वैल्यू के रेशियो में बांट देना चाहिए। मैं सेल प्राइस रेशो नहीं बोल रहा हूँ, सेल वैल्यू। सपोज 5,000 यूनिट एक JP1 की निकली है और 20,000 यूनिट JP2 की निकली है। ठीक है, बट JP1 बिकता है आपका 80 रुपये में और JP2 बिकता है मार्केट में 15-15 रुपये में। तो बेटा 5,000 इंटू 80, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिस पे बांटोगे तो भी गलत है, आप 80 और 15 के बेसिस पे बांटोगे तो भी गलत है। यू हैव टू कैलकुलेट कि इनकी सेल वर्थ क्या है, 5,000 इंटू 80 की क्या सेल वर्थ है, और उसके अलावा ये जो भी अमाउंट लिखा है मैंने नंबर ऑफ यूनिट 20,000 इंटू 15 की क्या सेल वर्थ है। ठीक है, इस रेशो के अंदर आपको उसको डिवाइड करना है। सब्जेक्ट टू दिस की अगर कोई बाय प्रोडक्ट भी इमर्ज हुआ है, तो उस बाय प्रोडक्ट की जो रियलाइजेबल वैल्यू हमें रिकवर हो जाती है बेचने पे, उसको उस जॉइंट कॉस्ट से पहले रिड्यूस कर दो, और जॉइंट कॉस्ट से अगर बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू हमने रिड्यूस कर दी, तो फिर जो कॉस्ट आ रही है उसको हमेशा बाइफरकेट किया जाता है। ठीक है,
हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी, बड़ा आसान है बेटा, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, डेट इज एनआरवी। हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी की एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है इस तरह का। तो एनआरवी तो बेटा हमेशा फिनिश गुड्स की होती है, वैसे सही पूछा जाए तो सेल प्राइस तो फिनिश गुड्स की होती है, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं, तो एनआरवी किसकी आती है पहले, हमेशा फिनिश गुड्स की। हम आधा कपड़ा थोड़ा ना बेच देंगे जो आधा ही बना है अभी तक, ठीक है, आधी अधूरी चीज तो बेच नहीं सकते हैं, बट एनआरवी फिनिश गुड्स की निकाल लो और उस एनआरवी में से माइनस कर दो कि अभी जिस स्टेज पर डब्ल्यूआईपी है उस स्टेज से उसे फिनिश गुड्स पे पहुंचाने में कितना खर्चा और बैठेगा, तो वो जो खर्चा और बैठने वाला है एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट, उसको माइनस कर देंगे डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने की जो एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट है, तो आपको डब्ल्यूआईपी की एनआरवी पता लग जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। थैंक यू।